वेलकम बैक। तो पाकिस्तान फाइनली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ चुका है, क्योंकि एफएटीएफ का ये कहना है कि जितनी भी कंडीशंस दी गई थी पाकिस्तान को वो उन्होंने फुलफिल करी है। मुझे समझ नहीं आता ये चीज़, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाई थी कि हबीब बैंक जो कि लार्जेस्ट प्राइवेट लेंडर है इन पाकिस्तान, उसका रिलेशन बताया जा रहा है अलकायदा से, यानी वो मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फंडिंग करता है। स्टिल पाकिस्तान इज आउट ऑफ एफएटीएफ ग्रे लिस्ट, तो इट्स रियली शॉकिंग। वेल, हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इंडिया का क्या रोल रहा इसमें, क्योंकि एफएटीएफ का मेंबर है इंडिया, तो इंडिया ने इस बारे में अपना क्या स्टेटमेंट दिया है। दूसरी बात, इंडिया पे इस चीज का असर क्या पड़ेगा, अगर पड़ेगा भी तो। एफएटीएफ क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको बनाया गया था G7 जो कंट्रीज हैं उन्होंने। देखो, G7 पहले G8 था क्योंकि उसमें रशिया भी ऐड था, लेकिन फिर 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स करा था यूक्रेन से, उसके बाद G8 से रशिया को हटा दिया था एंड ये G7 बन गया था। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1989 में। क्या कॉम्बैट करने के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग। देखो, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये लोग पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं उन कंट्रीज को जिनको की नीड होती है। तो ऐसे में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी कि वो देख सके जो पैसा उन कंट्रीज के पास जा रहा है क्या उसका सही यूज हो भी रहा है कि नहीं, क्या वो पैसा गलत कामों में यूज हो रहा है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उससे, या फिर उससे टेररिज्म जो एक्टिविटीज है वो कराई जा रही है, टेरर फंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। उसी के लिए एफएटीएफ को फॉर्म करा गया जो कि इन सब चीजों पे ध्यान देता था। इसलिए ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को देखता था, लेकिन 2001 में इसमें टेरर फंडिंग यानी कि टेररिज्म जो फाइनेंसिंग होती है उसको भी ऐड कर दिया गया था, ताकि उसके ऊपर भी नजर रखी जा सके। जैसा कि मैंने बोला, G7 कंट्रीज के द्वारा ये फॉर्म करा गया था, जिसमें कि आते हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये बेसिकली उन कंट्रीज का ग्रुप है जो कि सबसे ज्यादा अमीर मानी जाती है, ये समझ के चलो आप। अब इसमें सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंशियल है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, इसीलिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का एक अलग लेवल का इन्फ्लुएंस है, इसीलिए इसी का ही इन्फ्लुएंस रहता है एफएटीएफ पर भी। एफएटीएफ में 37 मेंबर्स है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, और इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है। अब हम वापस बात करते हैं एफएटीएफ प्लस पाकिस्तान की। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है एफएटीएफ के साथ वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो। 2008 में पाकिस्तान को क्लासिफाई करा गया एज अ नेशन जो कि कोऑपरेट नहीं करता किस चीज में, AML और CFT जो लेजिस्लेशन है उसमें। AML क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और CFT होता है कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो ये बेसिकली टेरर को फाइनेंस करता था और मनी लॉन्ड्रिंग भी होती थी, इसलिए इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। 2009 में पाकिस्तान को अगेन ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। 2012 में सेम चीज की वजह से, सेम एलिगेशंस की वजह से दोबारा इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया। 2013 में ग्रे लिस्ट में ही रहा कि नेक्स्ट जब इवैल्यूएशन होगी तब देखेंगे, क्योंकि इसने अपनी कंडीशंस पूरी नहीं करी थी। 2014 में फिर अगेन ग्रे लिस्ट में ही रहा कि बाद में इवैल्यूएशन होगा तब देखेंगे। 2015 में फिर से एफएटीएफ से इसको बाहर निकाल दिया गया और ये बोला गया कि इन्होंने बेसिकली प्रोग्रेस करी है और अब ये टेरर फंड नहीं कर रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये सब बोला गया। 2018 में फिर से इनको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, अगेन सेम एक्यूजेशंस की वजह से कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। ठीक है, 2019 में अगेन जब इवैल्यूएशन हुआ तो इन्होंने अपनी कंडीशंस पूरी नहीं करी और ये ग्रे लिस्ट में ही रहे। अब फाइनली 2018 के बाद अब 2022 में जाकर के ये लोग एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं, जिसको ये काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब हमको लोन मिल पाएगा जहां से हम चाहेंगे। देखो, एफएटीएफ में दो तरीके की लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। पहले मैं आपको ग्रे लिस्ट समझा देती हूँ। ये इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान का ही एग्जाम्पल है आपके सामने, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि अगर कोई भी कंट्री को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। सबसे पहले जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें डिक्लाइन आ जाता है। ठीक है, दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड बी वेरी ऑफ ट्रांजैक्टिंग विद पाकिस्तान बैंक्स एंड सम माइट वांट टू इवन अवॉइड पाकिस्तान ऑल टुगेदर। मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, वो लोग पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन करना नहीं चाहेंगे, अवॉइड करेंगे उस चीज को। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी ऐसे केस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते उस कंट्री में जो कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में होती है। दूसरा, फंड एक्सेस नहीं कर पाता वो कंट्री जो ग्रे लिस्ट में होता है इंटरनेशनल मार्केट से।
तो ऐसी बेसिकली ट्रेड में काफी ज्यादा दिक्कत आती है अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आप हो, कुछ सैंक्शंस लग जाते हैं। और अगर आप ब्लैक लिस्ट में आ जाओ तो क्या होता है, ब्लैक लिस्ट में अगर आप आ गए तो आपको पूरी दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाएगा, ना ही कोई आपसे ट्रेड करेगा, आपके ऊपर सैंक्शंस क्या मतलब कुछ आप किसी से बात तक नहीं कर पाओगे, ऐसी स्थिति हो जाती है ब्लैक लिस्ट में। तो बेसिकली आपकी इकोनॉमी, आपके जितने भी टैलेंट है उस कंट्री में सब बेकार चला जाता है, उसको इंटरनेशनल मार्केट नहीं मिलती शोकेस करने के लिए। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो ईरान और नॉर्थ कोरिया ये दोनों कंट्रीज एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अपनी न्यूज़ की। एफएटीएफ ने बोला कि पाकिस्तान को जितने भी टास्क दिए गए थे, 34 टास्क थे जो कि उन्होंने बखूबी निभाए हैं सिंस 2018, और इसलिए हम वेलकम करते हैं पाकिस्तान के सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस का, और ये उनके लिए तोहफा है कि उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाता है। जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट है टी राजा कुमार, ये सिंगापुर से है, इनके नाम से ये मत समझ लेना कि ये इंडियन है। और दूसरी बात, इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि एफएटीएफ के प्रेसिडेंट कौन है, टी राजा कुमार, बिकॉज क्योंकि एफएटीएफ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है रशिया और पाकिस्तान की वजह से, तो इसलिए ये आ सकता है एग्जाम में, जस्ट इन केस आप याद रख लेना, वन लाइनर है। तो इन्होंने बोला कि एफएटीएफ की टीम गई थी पाकिस्तान में, उन्होंने इंस्पेक्ट करा और देखा और ये पाया कि जो पाकिस्तान इंप्रूवमेंट कर रहा था वो काफ़ी अच्छे थे। ये देख करके एफएटीएफ की टीम उससे सेटिस्फाई हुई, इसलिए हमने ये स्टेप लेने की सोची कि पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देना चाहिए। आपको पता है कुछ दिनों पहले न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बोला है कि आप मसूद अजहर को अरेस्ट करके हमें दो। भाई इतने ज़्यादा जो ये हरकतें करते हैं ना, जो इतना प्रिटेंड करते हैं कि हाँ वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज समवन हु सपोर्ट्स टेररिज्म। तो ये सब ड्रामे थे इनके। यूएसए ऑलरेडी इनकी हेल्प कर रहा है उस चीज़ को कराने में, क्योंकि यूएसए को भी चाहिए था कि एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकल जाए पाकिस्तान, क्योंकि देखो जो शहबाज शरीफ सरकार है वो यूएस के कंट्रोल में है, सबको पता है। और अगर इमरान खान की सरकार आ जाती है तो वो यूएस के अगेंस्ट है, यूएस ये नहीं चाहता, इसीलिए इमरान खान के खिलाफ तो अभी वर्डिक्ट भी आया है कि उनको वो 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए ही खड़े नहीं हो सकते, इवन यहां तक भी हो सकता है कि वो जेल में चले जाएं। क्योंकि पाकिस्तान इतना सब कुछ कर रहा है यूएसए के लिए, इसलिए यूएसए की तरफ से ये एक तरीके से तोहफा मिल गया इनको। बाकी यूएसए को भी पता है कि पाकिस्तान टेरर फंडिंग भी करता है, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग भी करता है। इनका हबीब बैंक, सबसे बड़ा बैंक ही टेरर फंडिंग के नाम पे जाना गया है और उसके रिलेशंस मिले हैं अलकायदा के साथ। तो ऐसे में इनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालना बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। अगेन यूएसए को कुछ तो तोहफा देना था तो इनको मिल गया। इंडिया ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया था, लेकिन फिर देखा कि हर कोई was going along with the final decision, तो इंडिया ने भी सोचा कि बीइंग अ मेंबर ऑफ एफएटीएफ उनको भी इस डिसीजन के अलोंग ही चल देना चाहिए। तो उन्होंने भी बोल दिया कि ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दिए हैं कि हाँ उन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट काम करा है, तो ठीक है ये डिसीजन हम मान लेते हैं। लेकिन दूसरी बात, क्योंकि एफएटीएफ ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी है और ये पाया गया है कि पाकिस्तान को फोर्स करा गया है टू वर्क अगेंस्ट टेररिस्ट। ये आप देखना, पाकिस्तान हैज़ बीन फोर्स्ड, यानी कि फोर्स करा गया है, वो खुद नहीं चाहता था। ये किसने बोला है? जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची। उन्होंने बोला कि उन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट काम करा है, उन टेररिस्ट के अगेंस्ट भी काम करा है जो 26/11 अटैक में इन्वॉल्व थे। अगर हम 26/11 अटैक की बात करें तो ये 2008 में हुआ था, जिसमें कि 166 लोगों की जान गई थी, 294 लोग इंजर हुए थे, 24 डिफरेंट नेशनलिटीज से जो बिलोंग करते थे। क्योंकि पाकिस्तान के लिए काफ़ी सेलिब्रेशन वाली चीज़ हुई है, तो शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है, ट्वीट करा है बेसिकली इन्होंने, कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया। विंडिकेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, यानी कि जो ब्लेम था पाकिस्तान पर कि ये टेरर फंडिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, इससे पाकिस्तान अब मुक्त हो चुका है। और ये सब कुछ हो पाया है बिकॉज ऑफ द डिटरमिन्ड एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स ओवर द ईयर्स। और उन्होंने जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, उनको भी थैंक बोला, और कमर बाजवा जो उनके आर्मी चीफ है उनको भी थैंक बोला। भले ही इंडिया वेंट अलोंग विद दिस डिसीजन, लेकिन जहां बाकी सारी कंट्रीज ये बोल रही थी कि पाकिस्तान को अभी भी कंटिन्यू करना होगा एफएटीएफ को रिपोर्ट करना कि वो क्या क्या काम कर रहा है अगेंस्ट टेररिज्म, लेकिन इंडिया ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि मसूद अजहर जो हैं, जो कि मिसिंग है, उनके
अगेंस्ट क्या एक्शन ले रहा है पाकिस्तान, वो नोटिफाई करना चाहिए। दूसरा जो साजिद मीर है, जिनको कि पाकिस्तान ने पहले ये बोल दिया था कि वो मर चुका है, लेकिन फिर उनको अरेस्ट करा गया, उनके केस में भी पाकिस्तान को रिपोर्ट करते रहना है FATF को। बात कर लेते हैं बाकी नेशंस की, जैसे कि म्यांमार को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाला गया था ड्यू टू द एक्शंस बाय द मिलिट्री लीडरशिप। जब 2021 में इनका मिलिट्री कू हुआ था, कू का मतलब होता है तख्ता पलट होना, तो ये बोला गया है कि म्यांमार को और ज़्यादा सीवियर फाइनेंशियल सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे और वो IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB इनसे लोन भी नहीं ले पाएगा। TF ने अपने फाइनल स्टेटमेंट में रशिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन पर उसको भी कंडेम करा और वो चाहते थे कि रशिया को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए ग्रुप से, यानी कि जो कमिटीज होती हैं FATF की उससे। लेकिन क्योंकि कंसेंसस नहीं आया, यानी कि उसमें वोटिंग्स में मेजोरिटी नहीं आ पाई, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। बाकी ईरान, नॉर्थ कोरिया के साथ साथ म्यांमार भी ब्लैक लिस्ट में चला गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। आपको पता है US कितनी ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ा रहा है पाकिस्तान से। POK में जाकर उसको आज़ाद कश्मीर बोलना, F-16 का पैकेज देना और फिर ये ग्रे लिस्ट वाला मामला भी इसमें ऐड हो गया है अब। तो पाकिस्तान के जो बढ़ते रिलेशंस है विद US, वो ऑफ कोर्स US और इंडिया के रिलेशंस को खराब कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम। हमारे लिए यही अच्छा था अगर इमरान खान पर ये जो 5 साल का बैन लगा है ये ना लगता, वो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए उठते और बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, क्योंकि अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना पाकिस्तान के, तो US के साथ रिलेशंस खराब होना तय है। उनके फिर चाइना के साथ अच्छे होते हैं, चाइना और रशिया के साथ। चाइना के साथ अच्छा होना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चाइना के साथ हमारे कोई अच्छे रिलेशंस नहीं है, लेकिन US के साथ रिलेशंस खराब करना इज नॉट अ गुड थिंग। दोनों कंट्रीज के बीच में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। बाकी दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।